हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। अर्थक्वेक वेव्स क्या होती है यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में जैसे आपने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ के आए हो, तो अर्थक्वेक के बारे में आपको कहां से पता चलता है, मतलब अर्थक्वेक है क्या आखिर? तो वो जो सिस्मिक वेव्स हैं, उन्हीं वेव्स के कारण अर्थक्वेक आता है, और उन्हीं सिस्मिक वेव्स से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में भी पता चलता है। तो ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक, अर्थक्वेक वेव्स क्या है, अर्थक्वेक वेव्स हैं तो उनका प्रोपेगेशन क्या होता है, वो किस तरह से प्रोपेगेट करती है, कैसे चलती है वो। ठीक है, अब बोलोगे सर दो पैर से चलती है, नहीं, वेव्स है ना, तो वो वेव्स का चलने का तरीका क्या है। अब शेडो जोन वाला जो कंसेप्ट है कि अर्थक्वेक में कुछ एरिया जो रहता है वो शेडो जोन कहलाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मुझे ये भी पता है कि यही टॉपिक आपको सबसे ज्यादा परेशान भी कर रहा होगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, कंसेप्ट्स को समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरह से हंसी मजाक में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। क्लियर हो गया? अर्थक्वेक क्या था, मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने पिछले वाला टॉपिक देख लिया तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ऐसा है कि इससे आपको आगे चैप्टर में जो आने वाले पार्ट्स हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो उसके बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो समझते चलना चीजों को। नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन लिथोस्फेयर। अब जितने भी अर्थक्वेक आते हैं, नेचुरल अर्थक्वेक मतलब क्या है कि अभी आप टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक में जैसे पढ़ोगे तो कभी कभी क्या होता है, अर्थक्वेक हम भी ला देते हैं। क्या, एक बड़ा सा सुतली बम फोड़ देते हैं तो सब घर वर सब हिल जाते हैं और घड़ी गिर जाती है लोगों की, सारा सामान गिर जाता है, वो वाले नहीं। हम नेचुरल अर्थक्वेक की अगर बात करें तो नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस इन लिथोस्फेयर। ठीक है, तो लिथोस्फेयर में आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, लिथोस्फेयर क्या है? द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ये जो अर्थ का सरफेस है, इससे 200 किलोमीटर नीचे तक का जो पोर्शन होता है। बाकी टेक्निकलिटीज जो है तो आप आगे जब स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वाला टॉपिक पढ़ोगे तब आपको वहां पे और अच्छी तरह से मैं बता दूंगा लिथोस्फेयर क्या है। ठीक है, तो लिथोस्फेयर के अंदर क्या होता है, जो जैसे हमने क्या देखा कि अगर दो प्लेट मार्जिन है वो टकराती है, कुछ भी होता है, तो वहां पे क्या होता है, लिथोस्फेयर के अंदर वाइब्रेशंस डेवलप होती है, वो फोकस पॉइंट रहता है, बताया पिछले वीडियो में, वहां से वेव्स ओरिजिनेट होगी। तो जैसे ये दो प्लेट्स थी, दो प्लेट्स जो थी तो टकराई आपस में, टकराने पे क्या होता है कि यहां से सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट होती है। ठीक है, वाईफाई का सिग्नल नहीं है ये आपकी सिस्मिक वेव्स हैं, तो सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट होती है, तो ये वेव्स जो हैं, ये वेव्स लिथोस्फेयर में ओरिजिनेट होती है, वो बताया गया है। क्लियर है? तो अब देखो, अब मेजर कैसे करोगे इसे, सवाल ये भी आता है। ठीक है, आगे पूरा का पूरा चैप्टर है, मतलब एक पूरा का पूरा टॉपिक है आपका मेजरिंग द अर्थक्वेक को लेकर, लेकिन मैं आपको यहां पे भी थोड़ी चीजें बता देता हूं कि आप अर्थक्वेक को मेजर कैसे करोगे। तो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वेव्स रीचिंग द सरफेस। सरफेस जो होता है ना अर्थ का, तो अर्थ के सरफेस पे अल्टीमेटली वेव्स, अब अंदर घुस के थोड़ी ना जाके पता लगाओगे कि वेव्स आ रही नहीं आ रही है, वो वेव्स तो आपको सरफेस पे फील हो ही जाएगी, सरफेस पे फील हो ही जाएगी। तो क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, वो सिस्मोग्राफ जो रहता है, तो सिस्मोग्राफ क्या करता है, वेव्स को रिकॉर्ड करता है। जैसे अगर आप ये देखोगे ना, ये ईसीजी जो हो रही है, तो ये ईसीजी किसने करी है, सिस्मोग्राफ ने करी है। किसके दिल की धड़कन है? अर्थ के दिल की धड़कन है। मतलब सिस्मोग्राफ इन वेव्स को रिकॉर्ड करता है इस तरह से। सिस्मोग्राफ की वर्किंग में आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे ये सिस्मोग्राफ है, तो एक पेंडुलम पेन के साथ कनेक्टेड रहता है एक रोल, और उसके ऊपर क्या होता है, वो कंटिन्यूसली वेव्स को रिकॉर्ड करता रहता है। चलो थोड़ा सा आप ये इसको विजुअलाइज करो, विजुअलाइजेशन से चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आती है। ठीक है, थोड़ा तेज है लेकिन समझने की कोशिश करना इसको। ठीक, क्या है, ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये आपने एक पेंडुलम के साथ में एक पेन अटैच कर दिया और ये पेपर जो है रोल ऑन करते रहता है ऐसे। अब उस पर क्या हो रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब रोल ऑन करता रहता है तो इसे सीधी रेज आती रहेगी। लेकिन जब वेव्स ट्रिमर्स आएंगी, जैसे ट्रिमर्स आई, तो ट्रिमर्स आने से क्या होगा कि पूरा का पूरा सिस्मोग्राफ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो हिल जाएगा। अब वो जब वो हिलेगा ना, तो किस इंटेंसिटी से, जैसे आप देखो अभी जो स्टार्टिंग में वेव्स आ रही है, ये वेव्स स्लो है, तो स्लो थी तो उसने क्या करा, स्लो थी तो छोटे छोटे वो, और फिर जब वेव्स हाई हुई तो उसने और बड़े, मतलब वो वेव्स जब सरफेस पे आई तो उसने और इंटेंसिटी से रिकॉर्ड कर ली चीजों को। ठीक है, तो इस तरह से सिस्मोग्राफ काम करता है। ठीक, अब सिस्मोग्राफ जिस यूनिट में मेजर करता है उसे रिचर स्केल कहा जाता है। ठीक है, आगे और पढ़ोगे आप मेजरिंग अर्थक्वेक को लेकर, जब मेजरमेंट की बात आएगी। तो मैंने आपको वर्किंग समझा दी है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ, वो क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स द वेव्स रीचिंग द सरफेस। और वो वेव्स जो हैं, तो वेव्स ही पूरा अर्थक्वेक है। ठीक है, तो उन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है, किस लेवल पे, उसका मैग्नीट्यूड देखा जाता है कि कितना भयंकर अर्थक्वेक था। अब मान लो क्या है
कि ये सिस्मोग्राफ है, वो ऐसा अर्थ शेक हुआ कि सिस्मोग्राफ में वेव्स रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, तो वो किसी काम का ही नहीं। मतलब ऐसे अर्थक्वेक तो हर सेकंड आ रहे हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब आप बोलोगे सर मजाक करते हो, लेकिन अभी भी अर्थक्वेक आया होगा और चले गया होगा। कंटिन्यूसली वेव्स तो ओरिजिनेट होती रहती है, लेकिन वो वेव्स की मैग्नीट्यूड जब बड़ी रहती है तो वो क्या होता है, तब वो डिस्ट्रक्शन होता है। पढ़ाते पढ़ाते स्मार्ट बोर्ड गिर जाएगा, तब बोलोगे आप कि हाँ सर अर्थक्वेक जोर का आया है, ठीक है। तो वो कहानी रहती है। ये से एनालाइज कर लिया आपने कि किस तरह से सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है जो वेव्स सरफेस पे आती है उन्हें। क्लियर है? अब आगे देखो क्या है, ये वर्किंग ऑफ सिस्मोग्राफ भी मैंने बता दिया। तो यहां पर अगर जैसे आप देखोगे कि ये सिस्मोग्राफ का एक रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। जैसे हम हार्ट की ईसीजी करवाते हैं तो बताते ना कि कैसे चल रहा है हार्ट, तो उसी तरह से क्या है, सिस्मोग्राफ जब रिकॉर्ड करता है वेव्स को, तो वेव्स को रिकॉर्ड करने के बाद में एक तरह से वो क्या देता है, अपना रिजल्ट जो देता है रिचर स्केल पे, तो ये वो बताता है पूरा पी वेव्स, एस वेव्स क्या क्या है, अभी सब समझाऊंगा कि ये इस तरह से उसने अपना रिकॉर्ड दे दिया कि हाँ ये इस एम्पलीट्यूड तक की सरफेस वेव्स थी, ये एस वेव्स थी, ये पी वेव्स थी, और ये हमने रिकॉर्ड करी है। सिस्मोग्राफ ऐसा बोलेगा। तो द कर्व्स शोज 3 डिस्टिंक्ट सेक्शन ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेव पैटर्न्स। अब ये कर्व अगर आप देखोगे, ये जो रिजल्ट आया है सिस्मोग्राफ का, इसमें 3 तरह के आपको डिस्टिंक्ट वेव्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये कर्व जो है ना, तो 3 डिस्टिंक्ट वेव्स को दर्शाता है, प्राइमरी वेव्स, ठीक है, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव्स। ये 3 तरह की वेव्स को सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड किया गया है। अब ये तीनों वेव्स क्या है सर, हमें ये नहीं पता है, चलो ये समझाता हूं। इतना क्लियर हो गया अभी इस पॉइंट तक आपको इतनी चीजें क्लियर होना चाहिए थी कि प्राइमरी वेव्स क्या है, सेकेंडरी वेव्स क्या है, सॉरी मतलब अर्थक्वेक जो है, तो अर्थक्वेक को सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड जो किया जाता है, अलग अलग तरह की वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, सरफेस क्या है वो मैं समझाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा समझ लो कि अर्थक्वेक वेव्स जो है वो 2 तरह की वेव्स होती है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स क्या होती है? अब तो देखो ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ की बॉडी कहां है, तो ये रही अर्थ की, ठीक है, बॉडी। मजाक मतलब इसको सीरियस में मत लेना, ठीक है। अर्थ की बॉडी ये नहीं है, अर्थ की बॉडी कहां है, हमारा अर्थ जो है, तो अर्थ का ये पूरा पार्ट जो है ये अर्थ की बॉडी हो गई है, ठीक है। यानी हटा दो नकली है, तो ये जो पूरा पार्ट है अर्थ का, इसे अर्थ की हम बॉडी कह सकते हैं, ठीक है। और सरफेस क्या रहेगा, तो ये वाला सरफेस रहेगा, ठीक है, जो क्रिस्टल पोर्शन रहेगा वो सरफेस कहलाएगा। क्लियर हुआ ये? तो ऐसे समझ लो कि ये अगर सरफेस है तो ये सरफेस वेव्स, जो यहां पे वेव्स आएगी वो सरफेस वेव कहलाएगी, और जो सरफेस के अंदर जो अर्थ की बॉडी है, ठीक है, यहां पे जो वेव्स आएंगी अंदर की तरफ क्रस्ट में, उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम बॉडी वेव्स कहेंगे। ये क्लियर हुआ? तो उस तरह से आप बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स 2 तरह की वेव्स होती है अर्थक्वेक में। अब सिस्मोग्राफ पे अगर आप देखोगे तो ये सरफेस वेव और ये पी वेव, एस वेव जो, तो इन दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों को मिला के बॉडी वेव कहा जाता है। क्लियर? ठीक है। तो अब देखो, बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। ठीक है, वेव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अर्थ। तो बॉडी वेव्स आर द वेव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अर्थ। ठीक है, और बॉडी वेव्स जो होती है तो वो कैसे जनरेट होती है, क्यों जनरेट होती है, देखो उसका कारण दिया है कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ में मान लो अर्थ के क्रिस्टल पोर्शन में, जैसे हम तो नीचे बहुत अंदर चले जाएंगे ऐसे में तो मेंटल में, ये समझो ये क्रिस्टल पोर्शन जो है अर्थ का, तो क्रिस्टल पोर्शन में क्रस्ट में क्या होता है कि यहां पे फोकस है, अगर तो फोकस के जस्ट ऊपर क्या होगा, फटाफट अपने मन में आंसर बोल लो और कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन उससे पहले मैं ही बताऊंगा आपको। चलो ठीक है, मन में आंसर सोचा, क्या है, फोकस के जस्ट ऊपर, पिछले वीडियो में पढ़ क्या है, फोकस के जस्ट ऊपर होता है एपिसेंटर। ठीक है, तो एपिसेंटर पे सबसे पहले वेव्स पहुंचती है, आपने इतना भी जान लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो अर्थक्वेक वेव्स हैं, जिन्हें हम अर्थक्वेक वेव्स में भी जिन्हें हम बॉडी वेव्स कहते हैं, तो जो अर्थ की बॉडी है उसमें ये जो वेव्स ट्रेवल करती है ना, तो ये वेव्स क्या करती है, फोकस से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, फोकस वो पॉइंट है जहां पे क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी हुई है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी के बाद में ये वेव्स जो है तो क्या कह सकते हैं हम, क्रस्ट के पूरे पार्ट में जाती है। ठीक है, वो एकदम एंड पॉइंट तक जाएगी, पूरे पार्ट में कवर करती है वेव्स। बस ये है कि एपिसेंटर पे उसका इंपैक्ट ज्यादा रहेगा, एपिसेंटर से दूर जाते जाओगे तो उसका जो मतलब इंटेंसिटी लेवल है, या फिर कह लो कि उसका जो इफेक्ट होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बॉडी वेव्स होगी। बॉडी वेव्स जनरेटेड ड्यू टू दी रिलीज ऑफ एनर्जी एट दी फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शंस ट्रेवलिंग थ्रू दी बॉडी ऑफ दी अर्थ। बॉडी जो है अर्थ की, उसके थ्रू ट्रेवल करते जाती है वो। क्लियर है? अब सरफेस वेव्स को देखो, तो दी बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद दी सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव्स। अब ये बॉडी वेव्स, ठीक है, कहानी समझना अच्छे से, क्या होता है कि ये फोकस से बॉडी वेव्स ओरिजिनेट हुई है। ये बॉडी वेव्स जिस समय पे कहां आ जाती है, अर्थ का सरफेस है, ये पेड़ लगाया नीम का आपके घर, ठीक है, तो ये बॉडी वेव्स क्या करती है, जब
ट्रैवल करते हुए, अब ट्रैवल तो करेगी ना, वेव्स हैं, वेव्स तो ट्रैवल करती है। जैसे क्या होता है कि मान लो इधर से कुछ झनकार आई है तो वो वेव्स ऐसे निकल के इधर जाएगी, ठीक। तो उसी तरह से बॉडी वेव्स जो है तो वो पूरे मीडियम में, क्रिस्टल पोर्शन में क्या करती है, ट्रैवल करते हुए जाती है, ट्रैवल करते हुए जाती है और वो सरफेस पे फील होती है, ठीक है, वो सरफेस पे फील होती है। तो जो सरफेस पे जब आती है तो द बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट्स न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव्स। अब जब वो बॉडी वेव सरफेस पे आई तो वो वेव्स फिर कैसे परपेंडिकुलर इधर, मतलब नीचे से धक्का लगा, मतलब वहां पे जैसे कोई खड़ा इंसान, ऐसे समझो, ठीक है, इसे ऐसे समझते हैं हम कि यहां पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, और यहां नीचे से धक्का लगाया अपन ने, इस मतलब वो मान लो छत के ऊपर खड़ा है, छत जो है तो वो क्या है, प्लास्टिक की बनाई है हमने, कच्ची है। तो अब क्या होता है कि यहां पे अगर आप धक्का मारोगे तो क्या होगा कि वो वेव्स आई नीचे से, और वो वेव्स ट्रिमर्स जो है तो ऐसे जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर उसको भी फील होगा ना। अगर वो इंसान एकदम यहाँ एपिसेंटर पे ही खड़ा रहता है मान लो, तो उसको और ज्यादा जोर से फील होता है, दूर खड़ा है तो थोड़ा कम फील होगा। लेकिन ये ट्रिमर्स जो है, ये वेव्स जो है तो सरफेस वेव्स क्या है कि वो बॉडी वेव्स जैसे ही सरफेस रॉक से इंटरैक्ट करेगी तो वो क्या करेगी, फिर वो ट्रेवल करेगी सरफेस पे परपेंडिकुलरली, तो ये क्या कहलाएगी, ये सरफेस वेव्स कहलाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है। तो दीज वेव्स मूव अलोंग दी सरफेस एंड दीज वेव्स आर नोन एज सरफेस वेव्स, तो इन्हें सरफेस वेव्स कहा जाता है। ये क्लियर हुआ, तो मैंने आपको सरफेस वेव्स के बारे में बता दिया। अब बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बॉडी वेव्स के अंदर क्या होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वेव्स होती है। ये क्या होती है बताता हूं मैं आपको, ये क्लियर हो गया ना इतना। तो अब थोड़ा फिर से रिकैप करें हम कि अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक वेव्स जो है उन्हें सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जाता है, सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जाता है। अर्थक्वेक वेव्स जो होती तो दो तरह की होती, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स क्या है, सरफेस वेव क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा यहां पे विजुअलाइज करो चीजों को, देखो कि ये दोनों बॉडी वेव है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी अभी आगे और समझ में आ जाएगा आपको, और ये सरफेस वेव है। तो अगर आप देखोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये अगर सरफेस वाला पार्ट है, ये ठीक है, ये वाला सरफेस वाला पार्ट है अगर, तो बॉडी वेव्स जो रहती है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी भी समझाऊंगा, ठीक है, वो कहां दिख रही है, सरफेस से नीचे, तो मतलब ये बॉडी में चल रही है वेव्स, आया ना समझ में, ये बॉडी में चल रही है वेव्स। और सरफेस वेव्स जो है तो आपको क्या देखने को मिल रही है, सरफेस के ऊपर चल रही है, ये सरफेस के ऊपर है, और रेड पॉइंट दिख रहा है, ये रेड पॉइंट सरफेस के ऊपर डांस कर रहा है। तो इस तरह से बॉडी वेव और सरफेस वेव का मैंने आपको एक ये कह सकते हैं कि पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिखाया कि किस तरह से वो ट्रैवल करती हैं, ठीक। अभी आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, कि ये क्या है, ये सीधे सीधे जा रही है ऐसे, ठीक है, कंप्रेशन ऐसे हो रहा है पूरा, और ये जो है तो ये सरफेस वेव्स क्या कर रही है, एक तरह से आप वेव्स बनाते हुए ऐसे चल रही है, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन बनाते हुए जा रही है। तो इसके पीछे कारण है, अभी आगे समझाऊंगा मैं आपको। क्लियर, बॉडी वेव सरफेस वेव हो गया। अब आते हैं अर्थक्वेक वेव्स में। तो अब थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स हैं, मतलब फैक्ट्स नहीं, इन्हें कंसेप्ट कहेंगे हम। इन कंसेप्ट को समझ लो कि अर्थक्वेक वेव्स जो है वो कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है। तो द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एज दे ट्रैवल थ्रू मटेरियल्स विथ डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है। तो बॉडी वेव्स हो या सरफेस वेव्स हो, दोनों ही वेव्स, उनकी वेलोसिटी जो, उनकी स्पीड जो है वो चेंज होगी कब, the velocity of waves changes as they travel through material with different density। अगर मटेरियल अलग अलग है, मटेरियल अलग अलग है, क्या इसका मतलब क्या हुआ, चलो सरफेस वेव का एग्जांपल लेते हैं। सरफेस वेव आपको अच्छे से समझ में आ भी गई है, तो सरफेस वेव का एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन कि अर्थक्वेक आएगा अभी, ठीक है, और ये यहाँ पे समुद्र है, ठीक, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे क्या है, लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट है, आप यहाँ पे खड़े हो, तो अर्थक्वेक वेव्स मान लो अगर आई यहाँ पे, अर्थक्वेक वेव्स आई यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो वो आपको जिस स्पीड से पहुंचेगी आप तक, क्योंकि पूरा सॉलिड है अभी, तो वो आप तक जिस स्पीड से पहुंचेगी उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वेव की, तो वो वेलोसिटी कुछ और रहेगी। और वही वेव की वेलोसिटी पानी में आने के बाद में, पानी में आने के बाद में एक नाव पे आपका दोस्त बैठा है, ठीक है, तो उस तक जिस स्पीड से पहुंचेगी वो स्पीड भी अलग रहेगी। ये सिंपल सा फिजिक्स का कंसेप्ट है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब आप सोच रहे होंगे फिजिक्स पसंद नहीं आती थी तभी ज्योग्राफी लिए, तो फिजिक्स भी आपको पसंद करना होगा, क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारे कंसेप्ट फिजिक्स से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो देखो चलो खैर ज्योग्राफी फिजिक्स को छोड़ो, यहां इतना समझो अभी कि क्या हो रहा है कि सॉलिड जो है, ठीक है, सॉलिड जो है तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा रहती है, तो इस कारण से वेव्स जो है तो वो क्या करती है, वेव्स की वेलोसिटी जो रहेगी सॉलिड में ज्यादा रहेगी, लेकिन लिक्विड में फिर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल जो रहते हैं तो दूर दूर रहेंगे ना, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी, वहां पे लिक्विड में जो उसकी स्पीड है, लिक्विड में स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे समझ में, सिंपल सी चीज है, जैसे क्या होता है कि आप एक टेबल पे बैठे हो, उधर से मैं मारूंगा तो वो जो वेव्स जनरेट होगी वो आप तक जल्दी पहुंचेगी, क्योंकि पूरा टेबल कनेक्टेड है सॉलिड पार्टिकल्स से। अगर आप पानी में हो तो पानी में हम यहां हाथ लगाएंगे, आप वहां खड़े हो तो आपको फील लेट होगा, वो क्यों, क्योंकि वो जो वेव्स जनरेट होगी ना तो वो आप तक लेट पहुंचेगी, क्योंकि मटेरियल की डेंसिटी क्या है, अलग है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, मतलब ये कुछ क्या है प्रिंसिपल्स, इन्हें ध्यान रखना है अर्थक्वेक वेव्स के। द वेलोसिटी ऑफ वेव्स
चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल विथ डिफरेंट डेंसिटी, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी। ठीक है, जितना डेंस मटेरियल रहेगा उतनी हाई वेलोसिटी रहेगी। सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, कि सॉलिड में वेलोसिटी तेज, जो अभी मैंने बताया, और लिक्विड में वेलोसिटी कम, और एयर में, खैर अर्थक्वेक वेव एयर में तो जाएगी नहीं ना, लेकिन मान लो क्या होता है कि जैसे एक पूरा अर्थ है और यहाँ से दो अर्थ के टुकड़ों के बीच में जगह है, खाली खाई है, तो वहां पे फिर क्या होगा कि ये एयर के कारण वेलोसिटी अलग हो जाएगी, अर्थक्वेक का इंपैक्ट यहाँ पे कम हो जाएगा। इस साइड अगर अर्थक्वेक आया तो सरफेस पे ज्यादा फील होगा, इस साइड नहीं होगा, क्योंकि एयर में वेलोसिटी खत्म ही हो गई होगी एक तरह से अर्थक्वेक वेव्स की। ठीक है, तो वो ये बताएगा कि डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी। क्लियर। फिर अगला क्या है, द डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटी। अब देखो क्या होता है कि वेव्स की स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, उस पर तो इंपैक्ट होता ही डिफरेंट डेंसिटी का, लेकिन उसी के साथ साथ में डायरेक्शन पे भी। डायरेक्शन और स्पीड दो चीज है। मतलब क्या है कि आप रेस लगा रहे हैं, दो लोग मान लो, ठीक है, रेस लगा रहे हैं और एक की गाड़ी जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है, ठीक है, और आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है आपकी गाड़ी, तो वो स्पीड हो गई है। तो अब दिखती बात है कौन जीत रहा है स्पीड में, वो 110 किलोमीटर वाला। लेकिन अगर उसने उसकी गाड़ी घुमा के इधर कर दो, जाना इधर था वो इधर चले जाएगा, तो कौन जीतेगा, आप जीत जाओगे ना। तो डायरेक्शन और स्पीड दोनों में फर्क होता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि वेव्स की स्पीड तो कम होती ही है डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। कम डेंसिटी मतलब कम वेलोसिटी हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन पे भी इंपैक्ट आता है। मान लो क्या हो रहा है कि वेव्स जो है सॉलिड से चलते आ रही है, जैसे सरफेस वेव्स को देखोगे कि पूरी सॉइल पे आ रही है सॉलिड से, और वो वही वेव्स जब क्या होती है, वही वेव्स जब पानी में चली जाएगी अगर, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब इसे अगर हम बॉडी वेव्स के टर्म्स में देखें ना, तो ये अर्थ का इंटीरियर है सपोज करना, ठीक है, ये यहां पे कोर है, ठीक है, मेंटल है और क्रस्ट है। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि वेव्स जैसे यहां से ओरिजिनेट हुई है, ये वेव्स इधर जा रही हैं, और मैंने आपसे कहा कि कोर जो है, अभी समझ लो, अभी आप आगे पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि कोर में भी आउटर कोर होता है एक, और एक इनर कोर होता है। तो इनर कोर तो पूरा सॉलिड है एकदम, ठीक है, लेकिन आउटर कोर लिक्विड है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो वेव आ रही है, तो अभी सॉलिड से होते हुए आ रही है मेंटल के, और फिर क्या होता है, वेव लिक्विड में जाएगी, तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं होगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा ना, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चले गई है। और इसी से हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। मतलब हमें नहीं पता था लिक्विड है कि नहीं है, लेकिन जब हमने वेव्स को रिकॉर्ड किया तो वेव्स रिफ्रैक्ट कर रही थी। हम सोच में पड़ गए कि अंदर वेव्स को मोड़ कौन रहा है, फिर फिजिक्स के प्रिंसिपल लगाए तो समझ में आया कि अंदर भैया लिक्विड होगा तभी वेव्स मुड़ रही है। आगे समझ में। तो उस तरह से क्या है कि वेव्स जो है, तो देयर डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज। क्लियर हो गया ये। तो देख लो, जैसे कि ये क्या है कि ये लेस डेंसर मीडियम है ना, तो यहां पे क्या है कि वेव लेंथ ज्यादा दिख रही है, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी उसकी कम होगी, और यहाँ पे वेव लेंथ छोटी होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी तेज होगी। तो डेंसर मटेरियल में वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, और डायरेक्शन का भी इंपैक्ट होगा डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। ठीक है, पानी में डायरेक्शन अलग होगा और सॉलिड में अलग होगा, तो लिक्विड और सॉलिड के हिसाब से डायरेक्शन भी इन्फ्लुएंस होंगे। इज दैट क्लियर। ठीक, तो मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स बता दिए हैं। ठीक है, अब बॉडी वेव्स को भी जरा समझ लो, एक बार फिर से रिकॉल कर लें। तो हमने देखा सिस्मोग्राफ जो है वेव्स को रिकॉर्ड करता है। दो तरह की वेव्स होती है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। और बॉडी वेव्स जो होती है, ठीक है, बॉडी वेव्स जो होती है, तो बॉडी वेव्स में भी दो टाइप होते हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। एक चीज ये है कि कुछ क्वालिटीज ध्यान रखना कि डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ वेव्स आर इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, चलो भैया सांस ली जाए, अब इसको समझते हैं। ठीक, बॉडी वेव्स क्या होता है देखो। तो बॉडी वेव्स क्या होती है, बॉडी वेव्स एक पी वेव होती है और एक एस वेव होती है। तो अभी तक जो एस वेव को सरफेस वेव मान के बैठे थे उन लोगों का भ्रम तोड़ते हैं। एस वेव सरफेस वेव नहीं है, ठीक है, एस वेव सेकेंडरी वेव है। सरफेस वेव को आप सरफेस वेव ही लिखते हो, सरफेस वेव को लव वेव भी कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, बाकी लोग मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, सरफेस वेव तो अलग चीज है। ये एस और पी जो है, तो पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी है। और सरफेस मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने खुद सरफेस लिख दिया गलत। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कर लेना इसको। ठीक है, तो ये सेकेंडरी वेव्स है। अब क्या होता है, पी वेव्स और एस से सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, अब प्राइमरी वेव्स कहा जाता है इन्हें। अब प्राइमरी वेव्स क्यों कहा जाता है, देखो पी वेव्स को, तो मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव द सरफेस। ये तेज चलती है, किससे, सरफेस वेव से, सॉरी सेकेंडरी वेव से तो तेज चलती है। और ये क्या करती है, तेज चलने के साथ साथ में अगर हम बात करें तो मूव फास्टर एंड द फर्स्ट टू अराइव द सरफेस। और जब ये प्राइमरी वेव्स जो है, देखो अर्थ है, ओरिजिनेट हुई है, ओरिजिनेट होने के बाद में जैसे वेव्स ऊपर आएंगी ना, ऊपर आएंगी तो ये
अल्टीमेटली टकराएंगी तो सरफेस से ही, तो सरफेस पे पहले कौन सी वेव्स आती है? प्राइमरी वेव्स आती है, ठीक है। सरफेस पे पहले प्राइमरी वेव्स आती है क्योंकि वो तेज भी दौड़ती है और पहले आती है, इसीलिए उसे प्राइमरी वेव भी कहा जाता है, ठीक है। दीज वेव्स आर सिमिलर टू दी साउंड वेव्स, और ये साउंड वेव्स की तरह सीधी सीधी चलती है, ठीक, साउंड वेव्स की तरह सीधी सीधी चलती है। ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स, और ये साउंड वेव्स की तरह ये भी कैरेक्टरिस्टिक रखती है कि सारे मटेरियल में चलती है, ये सॉलिड में भी चलेगी, लिक्विड में भी चलेगी और गैसियस में भी चलेगी। बस डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल देयर स्पीड वुड बी इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, उनकी स्पीड इन्फ्लुएंस हो जाएगी, ठीक, लेकिन वो सारे मटेरियल में जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि वो सारे मटेरियल से ट्रेवल करती है। प्राइमरी वेव्स जो है वो सारे मटेरियल से ट्रेवल करती है, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, सारे मटेरियल से। अब अगर हम सेकेंडरी वेव की बात करें, ठीक है, तो सेकेंडरी वेव में क्या है? सेकेंडरी वेव्स या फिर एस वेव्स अराइव्स एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, ठीक है, कुछ टाइम लैग के बाद में। तो मतलब पहले प्राइमरी वेव्स आएगी सरफेस पे, फिर सेकेंडरी वेव्स आएंगी, ठीक है। दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना सेकेंडरी वेव की, कि सेकेंडरी वेव सिर्फ किससे चलेगी? सॉलिड सॉलिड में चलेगी। मान लो लिक्विड आ गया, तो लिक्विड जहां पे आ जाएगा वहां से सेकेंडरी वेव्स आगे मूव करना बंद कर देगी, लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेता है सेकेंडरी वेव्स को, ठीक है। तो सेकेंडरी वेव्स ट्रेवल, दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, कि इस कैरेक्टरिस्टिक, जब सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड में चलती है तो उससे हमें यह पता चलता है, इट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इससे हमें पता चला कि अर्थ का इंटीरियर जो है, जहां पे एस वेव्स मिलना बंद हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि वहां पे सॉलिड खत्म हो गया है, सॉलिड खत्म हो गया, तभी एस वेव आगे नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि एस वेव सॉलिड ही सॉलिड में चलती है। आया ना समझ में? तो अर्थ, जो साइंटिस्ट होंगे उन्हें समझ में आएगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। इस पॉइंट पे अगर एस वेव्स मिलना बंद हो गई है, मतलब इस पॉइंट पे सॉलिड खत्म हो गया, सॉलिड खत्म हो गया तो अब हवा तो आएगी नहीं, अंदर गुब्बारा थोड़ी ना है, क्या होगा? अंदर लिक्विड होगा। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने क्या किया है, एस वेव की मदद से या फिर कह लो कि पी वेव के रिफ्रैक्शन से, आगे समझाऊंगा मैं आपको, ये अनुमान लगाया कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। अब जरा इसे आप पिछले टॉपिक से रिलेट करो, ठीक है। जब मैंने आपको इनडायरेक्ट सोर्सेज बताए थे, समझाया था, तब मैंने वहां पे बोला था वेट अ मिनट, ठीक है। तो वो वेट अ मिनट अभी आया है। मैंने बताया था ना कि आपको सिस्मिक वेव्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाती है, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स बन जाती है अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगाने में। वो बताती है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, उसका नेचर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है। तो सिस्मिक वेव्स की मदद से हम ऐसे जानते हैं। सिस्मिक वेव्स में ये जो बॉडी वेव्स होती है खास करके, ठीक है, पी वेव्स और एस वेव्स, ये हमें नॉलेज देती है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। क्लियर हुआ ये? चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये कैसे बताती वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब और डिटेल में समझ लो कि एस वेव्स जो होती है ना, तो दे ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। अब एस वेव्स जब सिर्फ सॉलिड मटेरियल के थ्रू ट्रैवल करती है, तो एट टाइम्स द वेरिएशंस इन डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ, व्हिच शोज दैट द मैटर इनसाइड द अर्थ इज इन डिफरेंट स्टेट, ठीक है। देखो क्या होता है, ये वाला डायग्राम देखो, इससे चीजें ज्यादा बेहतर क्लियर होगी। ये वाला, ठीक। अब क्या हो रहा है कि यहां से जैसे वेव्स ओरिजिनेट हुई हैं, ठीक है, वेव्स सरफेस पे जाएगी, सरफेस पे तो उधर चले गई, लेकिन अब ये इस अर्थ के इस कोने से इस कोने तक भी जाएगी, तो ट्रैवल करती है हर डायरेक्शन में। तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जैसे पी वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी वेव। तो प्राइमरी वेव मैंने आपको क्या बताया कि वो सारे मीडियम से कवर करती है, सारे मीडियम कवर करती है, मतलब सॉलिड, लिक्विड सब में जाएगी। तो वो जब मूव करती है ना, तो वो मूव करती अब जैसे मेंटल से कोर में गई है, तो कोर मैंने बताया आपको कि आउटर कोर जो है अर्थ का, वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो वो वहां पे जाएगी जरूर, जैसे ये वेव्स आ रही है, लेकिन अब रिफ्रैक्शन भी एक प्रोसेस होती है। रिफ्रैक्शन समझते हो? रिफ्रैक्शन क्या है? कभी मेले में जाओगे तो आप देखोगे, वो एक गेम होता है ना, बाल्टी के अंदर सिक्का डालो, तो सिक्का आप एयर से छोड़ रहे हो, तो पानी में जाते से क्या होता है, वो सिक्का हल्का सा रिफ्रैक्ट हो जाता है। और पानी में आप अधिकतर चीजों को देखोगे भी अगर, तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। ये जैसे यहां पे अगर आप एक जीआईएफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा रिफ्रैक्शन क्या चीज है, ठीक है। ये देखो, ये भैया जो है, तो ये क्या कर रहा है, लाइट जब अंदर चला रहा है, रेजर लाइट, ठीक है, तो पानी में जाते से वो क्या हो जाती है, हल्की सी टिल्ट हो जाती है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट नहीं जाती, वो अपना हल्का सा डायरेक्शन को क्या कर लेती है, रिफ्रैक्ट। स्पीड तो अलग चीज है, यहां पे डायरेक्शन जो उसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन देखने को मिलते हैं हमें क्या, कहां पे, जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो ये रिफ्रैक्शन हुआ। वैसे ही अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां भी आपको, अब किसकी बात करें, अब एस वेव्स की, तो यही सेम रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, या फिर रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए था अगर मीडियम पूरा सॉलिड होता तो। लेकिन अब क्योंकि एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है और मीडियम लिक्विड आ गया, तो एक समय के बाद में एस वेव्स आगे बढ़ना ही बंद कर देती है और ये पूरा शैडो जोन बनाती है। शैडो जोन को मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रहेगा इतनी चीजें। शैडो जोन को हम आपको आगे समझाने वाले हैं। अब आ जाओ वापिस अपने टॉपिक पे।
किधर गया, हाँ ये आया। तो एस वेव्स क्लियर हुआ। एस वेव्स हमें आइडिया देती है कि किस तरह से अर्थ का इंटीरियर कैसा है, आगे और चीजें क्लियर हो जाएगी। अब सरफेस वेव्स को देख लो, सरफेस वेव्स क्या है। तो लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। अब सरफेस वेव सबसे आखिरी में आती है सिस्मोग्राफ पे, क्यों? क्योंकि सिस्मोग्राफ जो है तो लगा सरफेस पे ही है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम में दिखाया था मैं आपको कि अर्थ सरफेस के ऊपर ही सिस्मोग्राफ टिका हुआ है ये, ठीक। लेकिन क्या होता है, पहले बॉडी वेव्स आएगी, फिर बॉडी वेव्स में भी जैसे पी वेव आ गई, एस वेव आ गई, और फिर लास्ट में किसको रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा? सरफेस वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है। दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव, लेकिन ये वेव्स डिस्ट्रक्टिव बहुत ज्यादा होती है। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड हेंस कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑकर्स। व्हाई? तो उसका व्हाई समझाता हूं कि भैया दिखती बात है कि ये वाली जो वेव्स हैं, तो बॉडी वेव्स तो जैसे यहाँ नीचे थी, यहाँ से ऊपर आ गई है, ऊपर आने के बाद में जब वो रिलीज होगी एनर्जी सरफेस पे, तो वो सरफेस पे ट्रैवल करेगी इस तरह से। अब सरफेस पे ट्रैवल करेगी तो सरफेस पे रॉक्स वगैरह जो हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तरह से मूवमेंट होगा, तो बिल्डिंग कोलैप्स वगैरह सारी चीजें हो जाएंगी, तो डिस्ट्रक्शन होगा ही ना। तो जो डिस्ट्रक्शन होता है वो सरफेस वेव्स के कारण होता है, बहुत ज्यादा हाईली डिस्ट्रक्टिव होती है। क्लियर है? अब प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अब ये जो आगे के दो टॉपिक है ना, ये मैंने लगभग आधे तो आपको अभी समझा दिए है, ठीक है। तो प्रोपगेशन में क्या है कि उसका रास्ता कैसा है, रास्ता समझा देता हूं मैं आपको। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रेवल इन डिफरेंट मैनर। अलग अलग अर्थक्वेक वेव होती है, सरफेस होती है, बॉडी होती है, तो बॉडी में पी होती है, एस होती है, ये सारे अलग अलग तरीके से चलती है, ठीक है, अलग अलग रास्ते में चलती है, ठीक। अब मैं उससे एक्सप्लेन कर देता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, मजेदार एग्जांपल है, उससे आप चीजें कनेक्ट कर पाओगे। क्या होता है कि जैसे आज तो क्या सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है, तो आज तो थिएटर में टिकट लेने के लिए आप कभी शायद ही कभी लाइन में लगे होंगे, ठीक है। जो कह सकते हैं कि छोटे टाउन्स होते हैं तो वहां पे फिर भी आज सिस्टम चल रहा है, लेकिन सिटीज में तो क्या कर दिया है कि थिएटर में आपको जाना है तो लाइन में नहीं लगते हो, आप ऑनलाइन टिकट बुक कर देते हो, लेकिन पहले लाइन लगती थी बहुत बड़ी बड़ी। तो जैसे ये थिएटर है आपका, ठीक है, ये टिकट विंडो है यहाँ पे। अब टिकट विंडो है तो लोग ऐसे खड़े होते हैं लाइन में, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ठीक है। लाइन में लोग क्या होते हैं, बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। अब क्या होता है, मैं आपको वेव समझा रहा हूं, हाँ, टिकट विकेट नहीं बेच रहे हम किसी के यहाँ पे, वेव समझा रहा हूं। तो वेव्स का चलने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। पी वेव और एस वेव को बता रहा हूं मैं आपको। अब पी वेव कैसी चलती है, वो जो डायरेक्शन रहता है उससे सीधे चलती है, तो पी वेव्स जो है ये, ठीक है। तो अब देखो अर्थक्वेक वेव्स क्या करती है, दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ रॉक्स थ्रू विच दे पास। तो इसको आप अर्थ का इंटीरियर ही समझना, ये सरफेस है अर्थ का, ठीक है, और ये अर्थ का इंटीरियर ही है। अब यहां पे जो आखिरी में आदमी खड़ा है, जो आप हो, ठीक है, आपको बड़ी जल्दी है कि यार आगे वाले सारे के सारे क्या कर लेंगे, टिकट ले लेंगे, और हमें टिकट मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसके चक्कर में आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि कुछ जल्दी किया जाए, कुछ तरीका निकाला जाए, तो आप धक्का लगाओगे, तो आप फोकस हो, ठीक है, आप फोकस हो। तो अब क्या होता है कि अर्थक्वेक वेव्स तो एक तरह से वाइब्रेशन क्रिएट करती है, तो पी वेव्स क्या होती है, पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ठीक है। पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मतलब क्या है कि जैसे इधर से अगर वेव जनरेट हुई है तो पी वेव्स ये ऐसे पैरेलल जाएगी वो, ठीक है। पी वेव्स देखो ना, अब ये पैरेलल चलती है। वही चीज यहां पे हुई है कि आपने धक्का लगाया तो पी वेव्स अगर काम करेगी, तो पी वेव्स कैसे काम करेगी कि आपने धक्का लगाया, इसको इसने इसको इसने इसको, और सीधी वेव्स जो जाएगी, तो सीधी वेव्स जो ऐसे चलती है वो पी वेव्स कहलाती है, ठीक है। पी वेव्स क्या है, पी वेव्स जो है वो उनका रास्ता क्या है, उनका प्रोपगेशन क्या है, दे वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। दिस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन का, उसी डायरेक्शन में प्रेशर लगाया जाता है पी वेव्स के द्वारा, ये ध्यान रहेगा। तो उसी के चलते क्या होता है, उसी के चलते अब डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट होता है मटेरियल में। ये क्या है, इसे समझो। तो यहां पे समझना चीज क्या होती है, जैसे डेंसिटी डिफरेंस में क्या हो जाएगा कि ये जो आदमी खड़ा था, ये रिलैक्स्ड खड़ा था बहुत ज्यादा कि भैया अपनी तो बारी आने वाली, टिकट मिलने वाला है अपने को। लेकिन जब आपने धक्का लगाया, ठीक है, क्योंकि आपको जल्दी थी, तो उससे क्या होगा, उससे जो पहला वाला इंसान है तो उसके पीछे वाला इंसान उसमें जाके चिपक जाएगा एकदम, तो उनके बीच में डेंसिटी बढ़ गई, वहां कंप्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक। तो वही चीज होती है कि पी वेव्स हमेशा वाइब्रेट करती पैरेलल डायरेक्शन में, कि जिधर से वेव्स जा रही है, ठीक है, वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो जिधर से वेव जा रही है उसके एकदम सीधे सीधे चलना है अपने को। तो आपने आगे वाले को धक्काया, वो आगे वाले को धक्काएगा, वो आगे वाले को धक्काएगा, और कहीं पे डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब आप एकदम फ्री हो गए, आपने आगे धक्का दे दिया, तो आपके यहां पे तो स्पेस बन गई है, ठीक है, लेकिन जो आगे है उनके वहां पे एकदम क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। तो डेंसिटी डिफरेंसेस तो क्रिएट हुए, ठीक है, डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट होते, तो दिस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द मटेरियल इन डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। तो जिस रास्ते में आप जिस रास्ते से वेव चलती है, तो वहां पे डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और जब वो डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं तो उसके चलते इट लीड्स टू द स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो जो अर्थ सरफेस है, जैसे ये जो अर्थ का क्रस्टल पोर्शन है, तो क्रस्टल पोर्शन में जैसे यहां से वेव्स ओरिजिनेट हुई है ना,
तो ये पैरेलल पैरेलल चलेगी एकदम, और कहीं पे डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, कहीं पे डेंसिटी बढ़ेगी तो कहीं पे क्या क्या स्क्वीजिंग हो रही है और कहीं पे स्ट्रेचिंग हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग जहां पे डेंसिटी कम रहेगी वहां स्ट्रेचिंग भी होगी, तो स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग इस तरह की कहानी चलती रहती है, ठीक है। ऐसे यहां थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो, जैसे क्या होता है कि इधर से वेव्स आ रही हैं तो वेव्स पैरेलल चल रही है ये, ठीक है, वेव्स पैरेलल चल रही है, पैरेलल चल रही है तो आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे क्या ये डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट हो रही है, कहीं पे स्ट्रेच स्क्वीजिंग हो रही है, कहीं पे स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक। ये पी वेव्स, और ये तेज चलती है, तीनों मीडियम में चलती है, मैंने बताया था अभी, ये तीनों मीडियम में चलेगी। प्राइमरी वेव्स जो रहती है वो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस उसमें भी चलेगी, ठीक है। चलो धक्का मुक्की पे वापस आते हैं, तो किधर गए, हाँ ये आया समझ में आपको पूरा। तो ये मैंने आपको पी वेव्स का पूरा एग्जांपल बता दिया कि जो सीधे चलने वाली है। अब एस वेव्स क्या होता है कि बीच का जो इंसान था उसने बोला कि पिक्चर तो मुझे भी देखना है, लेकिन अगर ये बीच में खड़ा रह जाऊंगा तो सैंडविच बना देंगे मेरी, ठीक है। तो उसके चलते उसने क्या किया, वो जो बीच में इंसान था वो ऐसा बाहर निकल आता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ वो बाहर की तरफ निकल आता है। तो अब क्या होगा, जैसे अगर आप देखोगे तो प्रेशर जो था, तो प्रेशर उसके बाहर निकल जाने से क्या हो गया, आधा इधर चले गया, आधा इधर चले गया, ऐसा, ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है। या फिर कह सकते हैं कि ये सिर्फ मैंने आपको एक विजुअलाइजेशन का एक एग्जांपल लिया है, इसको एकदम वैसे सटीक मत लेना। तो जब क्या होता है, जब वेव्स थोड़ी सी परपेंडिकुलर, जो प्रोपगेशन का रास्ता था उससे एकदम पैरेलल ना चलते हुए बाहर जिगजैग मैनर में चलना चालू करती है, ठीक है। ये भी बाहर निकल गया, मान लो इधर वाला इंसान भी बाहर निकल गया, ठीक है, इधर वाला इंसान भी बाहर निकल गया, तो अब क्या होगी कि जिस पॉइंट से वेव ओरिजिनेट हुई थी फोकस से, तो वो सीधे पैरेलल ना चलते हुए क्या होती है, जब वो वेव लाइक स्ट्रक्चर जब वो जिगजैग में चलती है तो वो सेकेंडरी वेव हो जाती है। सेकेंडरी वेव थोड़ा सा क्या कर लेती है, जिगजैग चलती है। अब इसको जरा बुक के हिसाब से समझो, चलो ठीक है, इसको जरा बुक के हिसाब से समझते हैं हम, ठीक। तो ये सेकेंडरी वेव्स हैं, देखो सेकेंडरी वेव्स जैसे वेव्स यहां से ओरिजिनेट हुई ना, लेकिन वो वेव्स क्या करती हैं, सीधे पैरेलल ऐसे ना चलते हुए, ये जो पैरेलल ऐसे चल रही है, ऐसे ना चलते हुए क्या करती है, वो इस तरह से ऐसी चलती है सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, इस तरह से ऐसी चलती है मटेरियल में परपेंडिकुलर मैनर में, तो वो सेकेंडरी वेव्स कहलाती है, ठीक। तो सेकेंडरी वेव्स क्या है, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन में जो डायरेक्शन रहना चाहिए, जो जैसे प्राइमरी वेव का था एकदम पैरेलल ना होते वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है हल्का सा डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन हल्का सा क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ऐसा क्लियर। तो हेंस दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रस्ट इन द मटेरियल थ्रू व्हिच दे पास। अब देखो बॉडी वेव है, सरफेस पे नहीं आई है, तो एक चीज ध्यान रखना, सरफेस पे नहीं आई है बॉडी वेव से मतलब क्या है कि वो एकदम पैरेलल नहीं चल रही है, तो वो ट्रफ्स और क्रस्ट, इस तरह से ट्रफ्स और क्रस्ट डेवलप करते हुए जाएगी, किसमें, जिस मटेरियल से वो पास करेगी, मतलब बॉडी में। तो क्रस्ट के अंदर क्या होगा, इस तरह का ट्रफ्स और क्रस्ट डेवलप कर देगी, तो ये सेकेंडरी वेव हो गई है। प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव उतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है, डिस्ट्रक्टिव कौन होती है, ये सरफेस वेव्स। अब यही प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स जो है, मतलब ये बॉडी वेव्स जब सरफेस पे आती है ना, तो दे ऑल्सो वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन दी वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन पे जैसे यहां वेव आई, ठीक है, यहां पे एपिसेंटर बना, तो अब एपिसेंटर से मतलब डायरेक्शन तो ये था वेव का, ठीक है, जो वेव्स आई थी फोकस से डायरेक्शन तो ये था, ये एपिसेंटर पे आई और फिर यहां से परपेंडिकुलर इधर वेव्स भागेगी, वो वेव सरफेस वेव कहलाएगी। तो सरफेस वेव जब यहां से ऐसी भागेगी ना, तो दे आल्सो वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, लेकिन सरफेस वेव्स आर कंसीडर्ड टू बी मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। क्यों, क्योंकि जब वो इस तरह से ऊपर नीचे करेगी, क्रिस्टल पोर्शन को, सरफेस को ऊपर नीचे करेगी, तो यहां आपका घर भी होगा, आपका घर भी डिंग डोंग करेगा, ठीक है। तो उसके चलते क्या होता है, डैमेज होना तय है, ठीक है। यार समझ में रीजंस क्या है, क्योंकि सरफेस वेव जो है वो सरफेस पे बने हुए स्ट्रक्चर्स को क्या कर रही है, इंपैक्ट दे रही है। तो सरफेस पे बने हुए स्ट्रक्चर्स पे जब इंपैक्ट पड़ेगा तो फिर दिखती बात है, डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। तो ये था हमारा क्या, जैसे आप ये इसको देखेंगे तो अब और क्लियरिटी हो जाएगी कि प्राइमरी वेव जो है तो ये क्या कर रही है, ये डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट कर रही है और बॉडी के अंदर ही चल रही है। सेकेंडरी वेव्स भी जो है तो वो क्या कर रही है, वो एक तरह से आप देखोगे तो क्रस्ट और डेप्थ ये क्रिएट करते चल रही है। और सरफेस वेव्स को देखोगे तो आप ये सरफेस वेव सरफेस पे क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। सरफेस से फिर ये वेव्स इस तरह से क्या करते चली जाएगी, मूवमेंट करते चली जाएगी और डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। ये प्रोपगेशन समझ लिया। अब आता है इमर्जेंस ऑफ शेडो जोन। तो अब ये वेव्स जब मूव करती है ना, तो वेव्स मूव करते समय शेडो बनाती है। अब वो शेडो जोन को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि शेडो कैसे बनाती है वो। चलो तो जरा समझते हैं। अब ये जो सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ किस चीज के लिए यूज किया जाता है, रिकॉर्डिंग ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो सिस्मोग्राफ वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में होता है, ठीक है। अब जैसे सिस्मोग्राफ यहाँ भी है सिस्मोग्राफ, यहाँ भी है सिस्मोग्राफ यहाँ भी है। तो वेव्स कहीं भी ओरिजिनेट हो, वेव्स तो हर डायरेक्शन में जाएगी, वो वेव्स इधर भी जाएगी, वो वेव्स इधर भी जाएंगी, वो वेव्स यहाँ भी आएंगी, ठीक। अब लेकिन कुछ कंसीडरेशंस रखना होंगे आपको। क्या कंसीडरेशन, कि अगर सेकेंडरी वेव है तो वो सॉलिड में ही चलेगी,
तो क्या कोई सिस्मोग्राफ जैसे मान लो यहां पे रखा है, अब वो वेव यहां से आ रही हो, बीच में लिक्विड है, कौन सी सेकेंडरी वेव, तो वो लिक्विड को तो कवर करेगी नहीं, तो वो वेव यहां पे रिकॉर्ड होगी क्या? यहां पे नहीं रिकॉर्ड होगी। यहां पे जो सिस्मोग्राफ होगा वो इस सेकेंडरी वेव को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जहां पे सिस्मोग्राफ्स ने सेकेंडरी वेव को रिकॉर्ड नहीं किया, इतना एरिया, वो क्या हो गया? एक तरह का शैडो जोन हो गया ना। तो ये शैडो जोन होता है, ठीक। अब इसको बाय डेफिनेशन जैसे अगर हम देखें तो however there exist some specific areas where the waves are not reported, ठीक है, there are some areas where the earthquake waves are not reported and those areas are known as shadow zone। अगर आप डायग्राम से देखोगे तो ये क्या है? ये पी वेव का शेडो जोन हो गया कि इतना एरिया जो है यहाँ पे पी वेव्स नहीं आती। क्यों नहीं आती अभी समझाऊंगा मैं, ठीक है। इतना एरिया जो है यहाँ पे एस वेव्स नहीं आती। क्यों नहीं आती वो समझाऊंगा मैं। तो जहां पे पी वेव्स और एस वेव्स नहीं जाती है उसे शेडो जोन कहा जाता है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, चलो आओ। तो शेडो जोन को समझना जरा अच्छे से, ठीक। ये डायग्राम को देख लो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है। जैसे क्या हो रहा है, और ये अब सिस्मोग्राफ आपने लगा दिए अर्थ में अलग अलग जगह, अब सिस्मोग्राफ्स वेव्स को रिकॉर्ड करेंगे और वेव्स नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि वहां पे या तो मीडियम चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड, इस तरह से मीडियम चेंज हुआ है, तो उससे हमें यह पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर क्या है। टॉपिक हमारा चैप्टर वही है कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे पता चलता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक वेव्स को पढ़ना तो एक बहाना है, अल्टीमेटली हमें एसेंस यही समझना है कि अर्थक्वेक वेव से इंटीरियर के बारे में कैसे पता चलता है। तो देखो ये वेव्स, ये एपिसेंटर है, यहां से जैसे फोकस जो है, एपिसेंटर जो है, यहां से वेव्स निकली, तो यहां से जब वेव्स निकलती है ना, तो ये मैं पी वेव की कहानी बता रहा हूं, क्योंकि पी वेव हर डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। पी वेव हर डायरेक्शन में जाती, वो हर मीडियम में जाती है, तो वो सॉलिड सॉलिड से भी चली गई है पूरी, ठीक है। अब जब वो पी वेव लिक्विड वाले पार्ट पे टकराई होगी, तो लिक्विड वाले पार्ट पे टकराने के बाद में क्या हुआ होगा? वो रिफ्रैक्ट हो गई होगी, ठीक है। तो वो कायदे से तो ऐसे जाना चाहिए था अगर सॉलिड रहता तो, लेकिन वो ऐसे ना जाते हुए रिफ्रैक्ट हो गई है, तो वो इधर से रिफ्रैक्ट होके इस एरिया में आ जाएगी, यहां से ऐसे आगे निकल गई, ठीक है। वही चीज इस तरफ भी रहेगी कि अगर सॉलिड ही रहता तो वो इधर सीधी जाती और जो दूसरी वेव्स थी वो इधर ऐसी जाती, लेकिन क्योंकि लिक्विड आ गया तो रिफ्रैक्ट होके ऐसी चलेगी और फिर था। तो ये जो बीच का एरिया रहने वाला है, ये क्या बन जाएगा? उसका शेडो जोन बनेगा। अब देखो जब ये यहां पे देखोगे तो ये आपको इतना शेडो जोन दिख रहा है, इधर इतना शेडो जोन दिख रहा है। ये पी वेव की कहानी हो गई। एस वेव पे अगर आप जाओगे तो एस वेव का शेडो जोन कैसे बनेगा? देखो एस वेव्स निकली, अब लिक्विड ने तो बिल्कुल ही रोक दिया ना। जब जहां पे आपको ये इतना एरिया, अगर आप नीचे एंगल वाइज अभी बताऊंगा मैं, देखोगे तो इस एरिया में एस वेव्स तो कहीं से कहीं तक आ ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि ऊपर के लिक्विड ने इतनी वेव्स को रोक दिया है। तो ये जो पूरा एरिया रहेगा वो एस वेव्स का शेडो जोन रहेगा। क्लियर हुआ? वो एस वेव्स का शेडो जोन रहने वाला है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अर्थक्वेक हैव देयर ओन शेडो जोन डिपेंडिंग ऑन द एपिसेंटर। तो जो एपिसेंटर रहेगा उस एपिसेंटर के एंगल के हिसाब से, मान लो कि ये अर्थ है, अब इंडिया में जैसे अर्थक्वेक आया, ठीक है, इंडिया में अर्थक्वेक आया तो अपन मान लेते हैं उस समय पे इंडिया यहां पे एपिसेंटर आया, तो उसका जो वेव्स का ट्रैवलिंग का वो रहेगा वो अलग रहेगा। जैसे एस वेव्स का इतना शेडो जोन रहेगा, ठीक है। वही एपिसेंटर क्या होता है, अगर वही एपिसेंटर अपन किसी दूसरे पार्ट में अमेरिका में ला देते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो उसका शेडो जोन अलग बनेगा। तो हर अर्थक्वेक का अपना एक अलग शेडो जोन रहेगा डिपेंडिंग ऑन द एपिसेंटर। मतलब जहां अर्थक्वेक आया वहां से फिर एंगल्स नापोगे आप, और वहां से एंगल नापने के बाद में आप अलग अलग शेडो जोन बनाओगे, ठीक है। तो शेडो जोन विल डिपेंड ऑन द एपिसेंटर। क्लियर है? चलो देखो यहां पे, तो जैसे पी वेव्स का शेडो जोन जो, तो यहां से एपिसेंटर ओरिजिनेट हुआ तो 105, ठीक है। चलो फैक्ट से, मतलब मैं बुक के साथ ही बताता हूं आपको, ये समझाता हूं क्या कि हम इसे एनालाइज करते हैं अच्छे से। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि आपने सिस्मोग्राफ जमा के रखे हैं, आपने अपनी फील्डिंग जमा के रखी है। अब ये एपिसेंटर था, इस एपिसेंटर से वेव्स निकली, तो ये वेव्स सारे डायरेक्शन में जा रही है, सारे डायरेक्शन में जा रही है, और 105 डिग्री तक, ठीक है, 105 डिग्री तक दोनों तरफ अगर जैसे देखोगे तो 105 डिग्री तक क्या हो रहा है, सिस्मोग्राफ्स ने दोनों वेव्स को रिकॉर्ड किया, पी वेव्स को भी और एस वेव्स को भी। सीधे सीधे ट्रैवल करते गई है उतने डायरेक्शन में 105 तक, ठीक है। अब ये कहीं कहीं पे 103 दिया होगा तो फिर उधर आगे पीछे घटा लेना। 103 दिया होगा तो इधर 145 की जगह हम 147 कर देंगे, ठीक है। तो उस तरह से समझ लेना। अब क्या हो रहा है कि नहीं 143 कर देंगे, ठीक है। तो नंबर में मत जाओ अभी। अभी आप ये देखो कि 105 डिग्री जो है, तो 105 डिग्री तक पी वेव्स ने क्या किया, ट्रेवल किया, और इसी डिग्री तक एस वेव्स ने भी ट्रेवल किया। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं किस चीज की, फिर अगर हम बात करते हैं 105 डिग्री के बाद की, तो 105 से 145 तक इतने एरिया में कोई भी वेव रिकॉर्ड नहीं की गई है।
ठीक है, ये इतना एरिया कौन सा होगा सर, तो इट विल डिपेंड ऑन दी एपिसेंटर। एपिसेंटर जो होगा तो एपिसेंटर से 105 तक तो वेव्स दोनों रिकॉर्ड होगी, 105 के बाद में 105 से 145 तक एपिसेंटर की रेफरेंस में कोई भी वेव्स रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ठीक है, कोई भी वेव्स रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी, तो क्योंकि ये वेव्स जो अंदर बॉडी वेव्स है, अंदर अंदर ट्रैवल कर रही है, उनका मीडियम बदलता है। तो मीडियम बदला होगा तो क्या हो गई होगी, कुछ वेव्स जैसे पी वेव्स जो होगी वो तो लिक्विड में भी चलेगी, लेकिन लिक्विड में चलने के साथ साथ रिफ्रैक्ट भी तो होगी, तो वो रिफ्रैक्ट होके आगे निकलेगी। जैसे अगर आप देखोगे तो 145 के बाद वापस आ गई ये पी वेव। वही चीज एस वेव के डायग्राम में देखोगे तो एस वेव 105 तक तो गई क्योंकि सॉलिड सॉलिड मिलता चलेगा, लेकिन 105 के बाद उस एंगल के बाद में जो वेव्स आई होगी तो उन वेव्स को लिक्विड मिल गया होगा मीडियम, और लिक्विड मीडियम्स में वो ट्रैवल नहीं करेगी तो वो आगे बढ़ी ही नहीं। ठीक है, वो आगे बढ़ी ही नहीं। वही चीज इधर भी देख लो कि 105 तक तो चलेगी, लेकिन 105 के बाद की जो वेव्स रहेगी, इस एंगल के बाद की जो वेव्स रहेगी, तो उन्हें लिक्विड मीडियम मिलेगा, अब वो लिक्विड मीडियम में आगे ट्रैवल नहीं करेगी। तो एस वेव्स का पूरा ये शेडो जोन रहेगा। ठीक है, अब पी वेव्स के साथ में केस चेंज कैसे हो जाता है, देखो कि वो लिक्विड में ट्रैवल तो करेगी लेकिन रिफ्रैक्शन हो गया, तो रिफ्रैक्शन के चलते क्या होगा, 105 से 145 के बीच में कोई वेव नहीं आएगी, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड वेव थी तो वो आगे जाके कोर में जाएगी, कोर में जाने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद में फिर रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि लिक्विड सॉलिड इस तरह से मीडियम चेंज करेगा, और अल्टीमेटली वो 145 के बाद आपको फिर इमर्ज होते हुए दिखेगी वो वेव्स। ठीक है, तो 145 डिग्री के बाद के जो सिस्मोग्राफ्स होंगे वो इसे फिर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे रिकॉर्ड किया गया उसे, तो ये पी वेव्स फिर आ जाएगी वापस आपकी। ठीक है, तो इसे अगर हम आगे देखते हैं तो क्या कहा गया है कि इट वाज ऑब्जर्व दैट सिस्मोग्राफ्स लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव्स। दोनों ने पी और एस वेव्स के अराइवल को रिकॉर्ड किया है। However, the seismographs located beyond 145 degree from epicenter, ठीक है, recorded the arrival of P waves, but not that of S waves। तो ये समझ में आया ना, इसे एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको कि जो सिस्मोग्राफ 105 डिग्री के बियॉन्ड लोकेटेड रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो एक तरह से जैसे आप देखोगे तो एस वेव्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एस वेव्स गई नहीं है, लिक्विड मिल गया था मीडियम, लेकिन जो पी वेव्स होगी तो 105 के बाद में वो 145 के बाद में वापस रिकॉर्ड होने लगेगी, क्योंकि वो रिफ्रैक्ट होकर फिर आएगी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी, तो वो मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे क्या, जोन बिटवीन 105 एंड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर हैज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, तो ये जो जोन है तो ये तो एकदम पूरा काला कलूटा जोन है, इसमें क्या है, दोनों ही वेव्स नहीं दिखेंगी, पी वेव्स भी नहीं दिखेंगी और एस वेव्स भी नहीं दिखेंगी, लेकिन पी वेव्स जो है तो 145 के बाद वापस दिखने लगेंगी क्योंकि वो रिफ्रैक्ट होके आ जाती है। ठीक है, ये पूरी कहानी थी। तो शैडो जोन फॉर एस वेव्स क्या है, एंटायर जोन बियॉन्ड 105, तो एस वेव्स के लिए पूरा ये एंटायर जोन बियॉन्ड 105 ये उसका शैडो जोन बन गया है। क्लियर है, हाँ, तो वाई वो मैंने आपको समझा दिया है, और उससे उसके ऑब्जर्वेशंस क्या निकल के आएगी, उसके ऑब्जर्वेशन से निकल के आएगी कि 105 के बाद में 105 डिग्री के बाद में क्या है, ये जो एरिया है 105 के बाद में ये जो एरिया है ये, तो यहाँ पे कोर का जो पार्ट होगा लिक्विड होगा, इसी कारण से एस वेव्स दिख नहीं रही है। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस निकली है। तो इस तरह से सिस्मिक वेव्स हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताती है। ठीक है, चलो और देखो आगे क्या है। तो अगली चीज क्या है, द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव्स। तो ये तो विजिबल है कि पी वेव्स का शैडो जोन इतना छोटा छोटा है और एस वेव्स का शैडो जोन इतना बड़ा है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। फिर अगली चीज क्या जानने को मिलती है, द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट बट इट इज ऑल्सो लिटिल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया। तो बड़ा तो है, साथ ही साथ इतना है कि जो एपिसेंटर रहेगा तो एपिसेंटर से 40% जो धरती का हिस्सा है उस पे आपको एस वेव्स तो रिकॉर्ड होगी ही नहीं आपकी। ठीक है, अब शैडो जोन ऑफ पी वेव्स की अगर बात करें तो इट अपीयर्स एज अ बैंड अराउंड द अर्थ बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 डिग्री अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। तो शैडो जोन जो है किसका, शैडो जोन जो है अर्थ पी वेव का, तो वो कहां पे मिलेगा, शैडो जोन जो है पी वेव का तो 105 से 145 डिग्री के बीच में, ये डिग्री विथ रेफरेंस टू द एपिसेंटर। अब शैडो जोन का काम क्या होता है, इतना क्यों माथापच्ची कर रहे हैं शैडो जोन में। तो देखो यहां पे वेव्स आ ही नहीं रही है, तो क्या यहां अर्थक्वेक आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, सोच के भी मत रखना। ठीक है, तो एस वेव्स इस एरिया में नहीं है तो इस एरिया में अर्थक्वेक का इंपैक्ट और कम होगा 105 से 105 तक। ठीक है, इधर अगर जैसे आप देखोगे तो यहां तो एपिसेंटर से 105 से 145 के बीच में जो कंट्रीज आ गए, जो कॉन्टिनेंट आ गया, वहां पे बिल्कुल ही क्या होगा, अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये शैडो जोन था। ठीक है, पी वेव का शैडो जोन, एस वेव का शैडो जोन, पूरी कहानी यहां पे समाप्त होती है। लंबा वीडियो लेक्चर था मैं जानता हूं, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट जरूरी थे और सारे एक साथ कनेक्ट करना जरूरी था।
नेक्स्ट वीडियो में अब क्या है, अब सब इजी गोइंग टॉपिक्स हैं, तो हम आपको टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, मेजरिंग अर्थक्वेक्स, ये सारी चीजें बताते जाएंगे। ठीक है, एक बार स्नैप रिकैप कर लेते हैं तो आपको थोड़ी चीजें ध्यान में रहेगी। क्या मतलब ध्यान में सारा ही रखना, ऐसा मत सोच लेना कि बस थोड़ी चीजें रखना सर ने बोली है। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि किस तरह से अर्थक्वेक वेव जो होती है उन्हें मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, और फिर अर्थक्वेक वेव जो होती है किस किस तरह की होती है, तो कुछ बॉडी होती है, कुछ सरफेस वेव होती है। ठीक है, बॉडी वेव, सरफेस वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हमने। कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के साथ साथ में हमने ये भी देखा कि बॉडी वेव जो होती है तो पी वेव्स होती है, एस वेव्स होती है। पी वेव्स तेज चलती है, एस वेव स्लो चलती है। ये सभी मीडियम में जाती है, कुछ ही मीडियम में जाती है। और सरफेस वेव का तो पूछो ही मत, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है वो। ठीक है, प्रोपगेशन मैंने उनका बताया आपको कि पी वेव्स पैरेलल चलती है, उस कारण से क्या होता है, पैरेलल चलती है तो वो स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग क्रिएट करती है। और एस वेव्स जो है, तो एस वेव्स क्या करती है, वो परपेंडिकुलर वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में चलती है, तो वो ट्रफ्स और क्रस्ट क्रिएट करते चलती है। ठीक है, और सरफेस वेव जो है तो वो भी क्या करती है, जो पॉइंट एपिसेंटर रहेगा उससे परपेंडिकुलर ही जाएगी। ठीक है, और वो डिस्ट्रक्शन ज्यादा करती है। क्लियर? फिर उसके बाद में हमने शेडो जोन के बारे में देखा, तो शेडो जोन जो है पी वेव का और एस वेव का देखा। पी वेव का शेडो जोन जो रहता है छोटा रहता है क्योंकि वो सभी मीडियम से ट्रैवल कर जाती है, और एस वेव का शेडो जोन रहता है बड़ा रहता है क्योंकि वो लिक्विड पे ट्रैवल नहीं करती है, सॉलिड पे ट्रैवल करती है। और उससे ही हमें ये पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, अर्थ के इंटीरियर में लिक्विड है। देखो बात सिर्फ ये 2 मिनट की थी जो मैंने आपको आखिरी में बताया ना, लेकिन अब उसको समझाने में समय लगता है। आशा करता हूं मेरा समझाना आपके लिए काम कर रहा है, आपको सारी चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार के डाउट हैं, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।